इस मटेरियल का 85 to 90% ऑफ द कंटेंट इज इररिलेवेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन एंड द प्रॉब्लम इज व्हाट कि यू डू नॉट नो कि पढ़ना क्या है और आपको क्या इग्नोर करना है एग्जैक्टली। ओके, सो होता क्या है कि आप एक सब्जेक्ट एक मटेरियल को लेकर के हफ्ते हफ्ते 10-10 दिन तक बैठे रह जाते हो और फिर भी आप प्रॉपर रिटेंशन के साथ कवर नहीं कर पाते हो। सो व्हाट्स द सोल्यूशन? तो सोल्यूशन इज दिस वीडियो। ओके, इस वीडियो में मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा कि एग्जैक्टली आपको पीटी 365 को पढ़ना कैसे होता है, क्या तरीका है इसको पढ़ने का। इसमें हम क्या करेंगे, फिल्टरेशन मेथड का यूज़ करेंगे टू रीड पीटी 365। तो ये 10-15 मिनट का वीडियो ना आपकी पूरा दिन हफ्ता बचा सकता है, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। तो पूरी वीडियो देखना, एंड तक देखना। एंड में एक बहुत प्यारा सा अनाउंसमेंट है, तो इसीलिए वीडियो पूरा एंड तक देखना। जो मैं समझाने की कोशिश करूँ उसको ध्यान से समझना। सो स्टार्ट विद द वीडियो। पहले हम लोगों को कुछ कॉमन क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि सर पीटी 365 के नोट मेकिंग करनी है नहीं करनी है, नोट्स बनाने हैं नहीं बनाने, नहीं बनाने हैं आपको। पीटी 365 के नोट्स आपको नहीं बनाने हैं, ये ऑलरेडी नोट्स फॉर्मेट में होता है। लेकिन यू हैव टू यूज़ हाईलाइटर, है ना, यू हैव टू यूज़ हाईलाइटर वाइल रीडिंग दी पीटी 365। अब आप बोलोगे सर हाईलाइटर लेके बैठते हो तो पूरी बुक ही हाईलाइट हो जाती है। एग्जैक्टली आपको पता ही नहीं है कि पढ़ना क्या है, समझ रहे हो, यू आर जस्ट गोइंग ब्लाइंडली। तो आपको थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना है, मैं आपको भी सिखाता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। देन पीवाईक्यूज को हमेशा साथ में रेफर करो वाइल लाइक रीडिंग पीटी 365। पीटी 365 पढ़ने के दौरान में पीवाईक्यूज को हमेशा साथ में रखो। पीवाईक्यूज आपका वक्त बचाएगा, आपको एग्जैक्ट पता रहेगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आपको समझेगा क्या आपके लिए रेलिवेंट है, क्या नहीं है, और क्या पढ़ना है आपने। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन स्टॉप मेमोराइजिंग, मेमोराइज करना बंद करो। आपको रटना नहीं है, पीटी 365 को आपको बाय हार्ट नहीं करना कुछ भी, ठीक है। यू जस्ट हैव टू रिवाइज। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है। एक रीडिंग डाली, फिर दूसरी रीडिंग में फिर दोबारा से ऐसा 1 घंटा 2 घंटा बैठा, फिर एक रीडिंग डाली, फिर नेक्स्ट रीडिंग में एक रीडिंग डाली। तो ऐसा एक एक रीडिंग करके 3 से 4 बारी बस आपको रिवाइज करना है, एंड दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। एक एक चीज़ बैठ के आपको रटना नहीं है। तो इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना है वाइल स्टार्टिंग विथ पीटी 365। अब आ जाओ, मैं बताता हूँ पढ़ना कैसे है। तो ध्यान से समझना, पहले चैप्टर को ही उठाते हैं, पहले टॉपिक को ही उठाते हैं, ठीक है। हमने हाईलाइटर ले लिया, अब स्टार्ट करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी, है ना। की इंस्ट्रूमेंट से बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं ना क्वेश्चन। रिपोर्टेड से, सीआरआर से क्वेश्चन पूछे गए हैं ना क्वेश्चन। डायरेक्ट टैक्सेशन से क्वेश्चन पूछे गए, एसएलआर से क्वेश्चन पूछे गए। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपने पढ़ना है, दिस यू हैव टू रीड। अब क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। पहला टॉपिक आता है सरप्लस ट्रांसफर टू सेंटर, ठीक है। अब आप सबको पता है कि आरबीआई जो है वो सरप्लस ट्रांसफर करती है किसको, सेंटर को, ठीक है। आरबीआई जो है सेंटर को सरप्लस ट्रांसफर करती है, जो भी उसका सरप्लस होता है वो आरबीआई ट्रांसफर करती है। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, जो ये वाई इन न्यूज़ लिखा होता है ना, ये कभी भी आपसे ना एग्जाम में पूछा जाएगा और ना आपके लिए ज़रूरत है। तो इसको ऐसे बस ऐसा क्रॉस कर दो, एकदम देखते ही देखते, कोई काम का नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, लॉजिक के साथ बताता हूँ। देखो, आरबीआई हैज़ ट्रांसफर्ड 2.69 लाख करोड़ सरप्लस टू द सेंटर। मैं आपको बता रहा हूँ ये डेटा कितना सरप्लस सेंटर को ट्रांसफर करा, ये डेटा आपको कभी नहीं पूछा जाएगा, कभी भी नहीं पूछा जाएगा। क्यों नहीं पूछा जाएगा? पहली चीज़, ये अमाउंट तो पहली बात न्यूज़पेपर में, पीआईबी रिपोर्ट्स में, अलग अलग जगहों पे ये चीज़ें हमेशा डिफ़र करती है। ये जो डेटाज होते हैं ना, हमेशा डिफ़र करते हैं, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये, जो यूपीएससी है वो आपके मैकेनिज्म का टेस्ट करती है कि भाई आरबीआई सरप्लस ट्रांसफ़र करती है सेंटर को, आपको ये पता होना चाहिए, ना कि आप एक एक वर्ड, एक एक चीज़ को मेमोराइज करो कि कितना सरप्लस ट्रांसफ़र किया। इसी तरीके से कभी भी आज तक यूपीएससी ने ये नहीं पूछा है कि इंडिया के पास कितना फॉरेक्स रिजर्व है। क्यों पूछेगी, वो नहीं जानना है। बस आरबीआई को इससे फ़र्क पड़ता है कि इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व कौन मेंटेन करता है, तो आरबीआई करती है ना। बस यूपीएससी को इतना जानना है आपसे, उसीलिए ये डेटा आपसे कभी जिंदगी में नहीं पूछा जाएगा। अब लोग क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अब जितने वीडियोस देख रहे हो वही उसमें से कितने होंगे जो इसका भी नोट्स बना के रखा होगा। पहली बात तो नोट्स बनाना बंद करो आप लोग, हर चीज़ का नोट्स बनाना बंद करो पहले तो आप लोग, तो ज़रूरत ही नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूँ वाई इन न्यूज़ कभी भी काम का नहीं होता है। क्यों न्यूज़ में इससे फ़र्क नहीं पड़ता यूपीएससी को, क्यों न्यूज़ में है ये फ़र्क नहीं पड़ता, क्या न्यूज़ में है ये फ़र्क पड़ता है।
क्या न्यूज़ में, करंट अफेयर्स इज अबाउट व्हाट इन न्यूज़, वाई इन न्यूज़, वो हमारे लिए मेंस में एक बार को काम आ भी सकता है, आप कहीं कोट कर सकते हो डेटा, लेकिन प्रीलिम्स में तो बिल्कुल भी नहीं। एंड वी आर रीडिंग PT 365 फॉर प्रीलिम्स, ठीक है। अब की सोर्स ऑफ RBI इनकम, ठीक है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, है ना, ये आपको जानना चाहिए। जानना चाहिए तो कैसे कैसे होता है, तो इनकम इंटरेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटी, नेट इंटरेस्ट फ्रॉम लिक्विडिटी मैनेजमेंट, है ना, लोन, सेनरेज, यही क्वेश्चन था ना, सेनरेज ही क्वेश्चन था ना, कैसे, करेंसी प्रिंटिंग से RBI जब पैसा कमाती है उसको सेनरेज बोलते हैं, है ना, क्वेश्चन था 2024-25 में। तो ये आपके लिए जरूरी है, ठीक है, कि RBI आखिर पैसा कमा कहाँ से रही है, ठीक है। तो की सोर्सेज ऑफ RBI इनकम। अब आ जाओ इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, ठीक है। यहाँ पे इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क में अगर UPSC क्वेश्चन पूछेगी ना, हार्डली ये क्वेश्चन पूछाएगा कि किस कमेटी ने रेकमेंड किया है, तो बीमन जलान कमेटी, ठीक है, बीमल जलान कमेटी, दैट्स इट। और इसका कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट क्या है, तो प्रोवाइड अ मेथोडोलॉजी फॉर डिटरमाइनिंग द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ रिस्क प्रोविजन, ठीक है, एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन टू मेड अंडर सेक्शन, भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको इतना जानना है, इससे ज़्यादा एक शब्द भी आपको ज़्यादा नहीं जानना है, किस चीज़ का इंटीग्रल पार्ट है और ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा, मैं आपको लिख करके दे रहा हूँ, नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए तो कमेंट सेक्शन में जिस दिन पूछा जाए मेरे को बताना, उस दिन मैं ये वीडियो डाउन कर दूंगा। चलो अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, ठीक है, तो नहीं पूछा जाएगा आपसे ये चीज़, ठीक है, बहुत एक्सपीरियंस के साथ। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने कम से कम कितनी बारी लगाया होगा उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके से PT 365 पढ़ा जाता है, ओके, ठीक है। क्यों नहीं पूछा जाएगा, रीज़न क्या है, कभी भी इतना इन डेप्थ में जाकर के कमीशन क्वेश्चन नहीं पूछेगी, इतना इन डेप्थ में जाकर के कमीशन कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछेगी। कमीशन को सिर्फ ये जानना है क्या, कि आपको इस चीज़ की कंसेप्चुअल क्लैरिटी है या नहीं है, ठीक है, आपको इस चीज़ की कंसेप्चुअल क्लैरिटी है या नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कमीशन को सिर्फ इतना जानना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं जानना। तो अब कंपोनेंट क्या है इकोनॉमिक कैपिटल के, तो इट्स रियलाइज्ड इक्विटी और दूसरा रीवैल्यूएशन बैलेंस। रियलाइज इक्विटी में क्या क्या आता है, तो रिजर्व फंड, कंटिजेंसी फंड एंड एसेट डेवलपमेंट फंड, ठीक है, दैट्स इट। देन रीवैल्यूएशन बैलेंस में क्या आता है, तो अनरियलाइज गेन्स, जो गेन्स रियलाइज नहीं हुए, नेट ऑफ लॉसेज रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सचेंज रेट एंड गोल्ड प्राइस इंटरेस्ट रेट मूवमेंट, दैट्स इट, है ना। आपका ये वाला जो आर्टिकल है यहाँ पे ये फिनिश हो जाता है, ठीक है, दैट्स इट। आपको इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको टेन्योर भी इवन जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस आपका इतना यहाँ पे फिनिश होता है। अब मेरी बात को ध्यान से देखो, ये इतना बड़ा आर्टिकल, ठीक है, ये इतना बड़ा आर्टिकल, और अपने को जाननी कितनी चीज़ें हैं, सिर्फ इतनी चीज़ें जाननी है जो अपने काम की चीज़ें, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें कंप्लीटली इररिलेवेंट। मैंने आपको बिल्कुल लॉजिक के साथ में बताया क्यों। इसी तरीके से नेक्स्ट आर्टिकल देख लो, चलो अगला ये आर्टिकल मैं आपको दिखाता हूँ क्या। तो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व, है ना, इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व, वाई इन न्यूज़, देखो वाई इन न्यूज़ और इसको ही क्रॉस कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, डेटा आपसे नहीं पूछा जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, डेटा आपसे नहीं पूछा जाएगा, नो नीड टू मेमोराइज डेटा, आपको डेटा मेमोराइज करने की ज़रूरत ही नहीं, आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए। आपको क्या पता होना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ, आपको ये पता होना चाहिए कि RBI इज़ प्राइमरी अथॉरिटी मैनेजिंग द फॉरेक्स इन इंडिया, दैट्स इट। आपको इससे ज़्यादा कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व कितना है, क्या है, ये तो बिल्कुल भी जानने की जरूरत नहीं है। दिस हैज़ टेकन शेयर ऑफ गोल्ड इन द फॉरेन रिजर्व टू नियरली 15%, 7% डिकेड अगो। नहीं ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत है ये जानने का, ये स्टेटमेंट, इससे कोई मतलब नहीं पड़ता, UPSC नहीं पूछेगा ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। नाउ वाई इज RBI इंक्रीजिंग गोल्ड रिजर्व, RBI गोल्ड रिजर्व क्यों इंक्रीज कर रही है, ठीक है। पहली चीज़ डाइवर्सिफिकेशन के लिए। अब ये बताओ, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से, डाइवर्सिफिकेशन के लिए कर रही है। आपको क्या ये चीज़, आप ऐसा खुद सोचो, अपने लॉजिक से सोचो कि अगर एग्जाम में एक स्टेटमेंट फ्रेम होता है कि वाई RBI इज इंक्रीजिंग गोल्ड रिजर्व, और उसमें पहला ऑप्शन है स्टेटमेंट रहता है फॉर द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द फॉरेन करेंसी रिजर्व, यार ऑब्वियसली आप उस पर टिक मार क्या हुए, क्यों, क्योंकि एक जनरलाइज सा स्टेटमेंट है, ये बहुत ही जनरल सा स्टेटमेंट है, बहुत ही जनरल सा स्टेटमेंट। अब क्या आप इसके नोट्स बनाओगे, नोट्स इन चीज़ों के बनते हैं, नोट्स ऐसी चीज़ों के बनते हैं जो चीज़ आप याद नहीं कर पा रहे हो, जो चीज़ आप रिटेन नहीं कर सकते, उसके नोट्स बनते हैं। अब डाइवर्सिफिकेशन को तो अपने लॉजिक से सोच सकते हो ना यार, कि क्यों गोल्ड रिजर्व बढ़ाएगी, क्योंकि ऑलरेडी डॉलर और सारी चीज़ें हैं, है ना, और डॉलराइजेशन ऑब्वियसली सबसे बड़ा इशू है, तो दैट्स वाई डाइवर्सिफिकेशन के लिए ये आप अपने लॉजिक से सोच सकते हो, है ना, लॉजिक से सोच सकते हो।
सेम इसी तरीके से दूसरा रिस्क मिटिगेशन, है ना। देखो अभी मैं बता रहा हूँ ना, थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन अगर मैं पढ़ूँ ना आपकी जगह पे तो ये पूरा आर्टिकल जो है फॉरेक्स रिजर्व वाला 3 से 4 मिनट के अंदर पूरा फिनिश कर दूंगा। वो भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, है ना। क्यों? क्योंकि आधे से ज़्यादा चीज़ें मेरे इंग्रेंड है कि ये तो काम की नहीं है अपने। रिस्क मिटिगेशन, आपको नहीं लग रहा भाई, ऑब्वियसली आरबीआई जब गोल्ड रिजर्व बढ़ाएगी रिस्क कम होगा, क्योंकि डॉलर वॉलेटाइल है, कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है ना। आपका लॉजिक बोलना चाहिए ना, ऐसा स्टेटमेंट में अगर आ गया दूसरा ऑप्शन, मान के चलो रिस्क मिटिगेशन, आपको पता है स्टेटमेंट सही है, 100% सही है, समझ रहे हैं क्या। देन सेम इसी तरीके से हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज है। आपको पता है गोल्ड क्या है, गोल्ड इज नॉट एज वोलाटाइल एज डॉलर एंड एवरीथिंग, क्योंकि डॉलर पे डायरेक्ट इन्फ्लेशन का इंपैक्ट होता है, लेकिन गोल्ड पे थोड़ी ना होगा, है ना। पढ़ के लगाना, इस चीज़ को पढ़ के लगाना। अब बताओ इस तीनों स्टेटमेंट में से, तीनों लाइन में से ऐसा क्या आपको लगे जिसका आपके नोट्स बना रहे हो बैठ करके। अब इन चीज़ों के आप नोट्स बनाओगे जो आप अपने लॉजिक से सोच सकते हो। जब आपके सामने स्टेटमेंट होगा ना, आप ये चीज़ सोच सकते हो, बहुत बेसिक, अगर आपको इकोनॉमी कंसेप्ट क्लियर है ना तो भी आप इस चीज़ को सोच सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात को। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, ये सारी चीज़ें मेंस में लिखोगे ना समझेगा थोड़ा, क्योंकि मेंस में लिखने का स्कोप है। आपको क्या लिखना है क्या बैठ करके, ये सारी चीज़ें तो आपको पूछी ही नहीं जाने वाली है, नहीं पूछी जाएगी। और अगर पूछी जाती है तो आप अपने लॉजिक से सॉल्व कर लोगे, अपने लॉजिक से बहुत ईजिली आप इसको सॉल्व कर लोगे कि क्यों आरबीआई अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ा रही है। ये सब लॉजिकल बेस्ड जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जब अगर लॉजिकल बेस्ड पूछे जाते हैं क्वेश्चंस तो इसके नोट्स बनाने क्यों ज़रूरी है भाई मेरे, बताओ। अब आ जाओ रिस्क एसोसिएटेड विद स्टोरिंग गोल्ड, गोल्ड को स्टोर करके क्या है, लाइक रिस्क एसोसिएटेड है, ठीक है। अब देखो पीटी 365 की मैं गलतियां दिखाता हूँ। यहाँ पे सेकंड पॉइंट देखना क्या लिखा है, जीरो यील्ड। अब एक बात बताओ, गोल्ड को स्टोर करेंगे तो जीरो यील्ड होगा। जीरो यील्ड का मतलब क्या, इंटरेस्ट और डिविडेंड को ही आपने यील्ड समझ रखा है। यील्ड का मतलब क्या होता है, रिटर्न और इनकम अर्नड ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इफ गोल्ड इज एन इन्वेस्टमेंट, मान चलो आज 10 रुपये का गोल्ड खरीदा हुआ है, कल के दिन अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ के 15 रुपये हो जाता है तो 5 रुपये क्या प्रॉफिट क्या है आपका, वो यील्ड ही तो है ना। और क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ही है ना। और क्या है, तो जीरो यील्ड कैसे होगा, कैसे रिस्क हो सकता है। ऑब्वियसली गोल्ड के प्राइस तो बढ़ रहे हैं, है ना। और इवन अगर गोल्ड का प्राइस डिक्रीज हो जाए, इवन अगर गोल्ड का प्राइस घट भी जाए तो इट्स अ वोलाटाइल थिंग, ठीक है। ये ऊपर नीचे होता है। ऐसा बोल देना कि आपको गोल्ड से जीरो यील्ड आ रहा है, मतलब क्या कि आपने कुछ रिजर्व में रखा हुआ है और वो वैसा का वैसा ही है ना। इट इज़ स्टैगनेंट। क्या गोल्ड ऐसी चीज़ है, आपके घरों में भी सोना पड़ा होगा ना, आपके घर वालों ने भी सोना तो बटोर के रखा होगा ना घर में। आज जो 10 साल पहले खरीदा था, क्या आज वो आपको जीरो यील्ड देगा क्या, खुद बताओ। तो ये क्या है, ये तो पहली बात तो ये लाइन ही गलत है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब्जेक्टिव चीज़ें हैं। सब्जेक्टिव चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, मेरा बस कहने का सेंस ये है, यू डू नॉट हैव टू रीड सब्जेक्टिव थिंग्स। आपको पीटी 365 में सब्जेक्टिव चीज़ें नहीं पढ़नी है। तो अब पढ़ना क्या है, तो पढ़ना ये है, क्या पढ़ना है, कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाना है और 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा और क्वेश्चन पूछा जा चुका है। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स क्वेश्चन आ चुका है, रिजर्व ट्रांसपोजिशन क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। एफसीए, इससे क्वेश्चन आना बाकी है और डेफिनेटली मैं डैम 100% श्योर यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। यूएस डॉलर, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड जापानीज येन, है ना। इसमें तुम्हारे एफसीए मेंटेन किए जाते हैं। गोल्ड रिजर्व्स कौन हेल्ड करता है, आरबीआई हेल्ड करता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इस तरीके से होती है पीटी 365 की रीडिंग। अब देखो ये इतना बड़ा आर्टिकल और पढ़ना क्या था, तो सिर्फ ये और ये जो अपने काम की चीज़ थी। तो इस मटेरियल का 80 to 90% ऑफ द कंटेंट इररिलेवेंट है एंड आई हैव प्रूव्ड इट विद लॉजिक। अब आपको सेम मेथड फॉलो करना है। नाउ द अनाउंसमेंट इज, 2 मेजर अनाउंसमेंट है। पहला अनाउंसमेंट क्या है, पूरा का पूरा पीटी 365 मैं प्रिडिक्ट में कवर करने जा रहा हूँ गाइज, पूरा का पूरा पीटी 365 विद दीज वैल्यूज, है ना, सबके साथ में पूरा एग्जाम ओरिएंटेड, पूरा कंप्लीट लेक्चर सीरीज, सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स, है ना, फ्रॉम बेसिक। लोग बोलते हैं सर मैं बिगिनर हूँ, कर सकते हो नहीं ज्वाइन, डेफिनेटली करो यार, बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, सारी चीज़ें बेस्ट तरीके से करेंगे विद पीवाईक्यूज एनालिसिस, विद पीवाईक्यूज प्रैक्टिस, स्टडी मटेरियल, हाईलाइटिंग थीम्स, करंट अफेयर का लिंकेजेस, और इसमें आप पीटी 365 भी ऐड कर दो। सारे ही पीटी 365 आप सोच सकते हो कितना एफर्ट का टास्क है ना। तो यहाँ पे क्या वैल्यू ही वैल्यू है। ये हो गया पहला अनाउंसमेंट। मेंटोरशिप भी इंक्लूडेड है, आप देख लेना, पढ़ लेना, इट इज़ लाइक इनवैल्यूएबल है यार, मेंटोरशिप तो इनवैल्यूएबल है। इफेक्टिव डाउट रेजोल्यूशन का मतलब पता है क्या है, मैं खुद डाउट रिजॉल्व करता हूँ, खुद, नो थर्ड पर्सन इन्वॉल्व बिटवीन मी एंड यू, ठीक है, खुद मैं डाउट रिजॉल्व करूँगा। चलो ये चीज़ें हो गई। दूसरा अनाउंसमेंट क्या है, मैं सोच रहा हूँ कि यूट्यूब पे PYQs बेस्ड मैराथन कराने के लिए सारे सब्जेक्ट्स की,
ठीक है, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है. पीपल व्हाट दे डू, कम दे लाइक कवर द थ्योरी, बट कोई पीवाईक्यूज बेस्ड नहीं करता. मैं सोच रहा हूँ लास्ट 5 years का पीवाईक्यूज उठाएंगे और पीवाईक्यूज बेस्ड मैराथन कराएंगे सारे सब्जेक्ट्स का ऑन यूट्यूब फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, आप बताओ मेरे को कैसा आइडिया है, कमेंट में मेरे को बताओ. आपका कमेंट सेक्शन जो होगा ना वो मेरे को पुश करेगा कि आई हैव टू लाइक गो विथ इट और नॉट. ओके, सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. ऑल द बेस्ट.